एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे हम पॉलिटी का है ना लेक्चर 7। उसके बाद उससे पहले हम आपको समितियां वगैरह आप चर्चा कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम प्रस्तावना उद्देश्य का है ना प्रेमबल। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, हमने इसमें जो भी है हमने कंप्लीट कर दिया है। कोई भी आपका कोई भी फैक्ट कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर जाओगे है ना। सारे हमने चीज डाल दी है और आपको समझाते हैं। अब प्रस्तावना उद्देश्य का और आमुख ये शब्द एक ही है। परिचय पत्र भी बोल दिया जाता है इसको, आगे समझा देंगे आपको हम। और इसको हम प्रेमबल बोलते हैं इंग्लिश में है ना, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अब बात करेंगे प्रेमबल में विदेशी जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, किस तरीके से था, किस तरीके से प्रस्तावना में जो विदेशी देश हैं उनसे ये क्या क्या लिया गया है हम आपको बताते हैं अभी। जैसे कि यूएनओ, अभी यूएनओ की बात करते हैं हम। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा है। यहाँ से बी द पीपल ऑफ है ना, यहाँ से बी द पीपल, हम भारत के लोग हैं। जैसे ये सब लाइन आती है प्रेमबल में, तो यहाँ से लिया गया है बी द पीपल। उसके बाद में बात करेंगे यूएसए से लिखने का विचार आया, प्रस्तावना को कैसे लिखा जाए और लिखने के साथ में इसकी शैली कैसी हो। वो शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी है ना, आप इस बात को ध्यान रखना। ये शैली कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करेंगे हम रूस, जो जस्टिस की बात करते हैं हम है ना, न्याय की बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट और अधीनस्थ जो डिविजनल कोर्ट है उसकी बात करते हैं। जस्टिस की बात करते हैं तो न्यायालय में जाते हैं। तो जब जस्टिस की बात की गई तो ये शब्द कहाँ से लिया गया? रूस से। रूस की एक क्रांति थी 1916 में, एक क्रांति हुई थी रूस की, उस चीज को ध्यान रखना आप। 1916 में एक क्रांति हुई थी रूस में, वहां से जस्टिस की बात की, अधिकारों की मांग डिमांड की गई, तो वहां से ये लिया गया है न्याय शब्द। प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस एक देश है यूरोप का। गणतांत्रिक एक लोक व्यवस्था होती है, उसमें ही ये शब्द लिया गया। तो वहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द लिए गए फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति आपको पता है 1789 से 99 तक, ये आप ध्यान रखना इसको। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है ना, आप याद रखना इस चीज को। अब बात करेंगे हम प्रस्तावना जो प्रेमबल है इसको किसने क्या कहा। जैसे प्रस्तावना को संविधान, जो भारतीय संविधान है उसकी कुंजी कहा। किसको? प्रस्तावना को। किसने कहा? भार्गव प्रसाद जी ने। ऐसे ही परिचय पत्र, हमने आपको बताया ये परिचय पत्र है। तो प्रेमबल को परिचय पत्र कहने वाले वो पालगीवाला जी थे है ना, इन्होंने परिचय पत्र कहा किसको? प्रस्तावना को। किसका? भारतीय संविधान का। ऐसे ही वृद्धावस्था का प्रलेख प्रस्तावना को कहा, किसने? अर्नेस्ट बार्कर जी ने। और जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी। तो आप ये याद रखेंगे प्रस्तावना को। ज्यादातर प्रश्नों में यही पूछा जाता है, तो मैंने ये डाल दिया है। और प्रस्तावना क्या चीज है? पूरे भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर है, एक इसकी कॉपी है, सारी संरचना उसी निचोड़ है। कहने का मतलब ये है प्रस्तावना क्या चीज है? पूरे संविधान का निचोड़ है। उसके बाद में आप देखेंगे जो आत्मा शब्द है ना, तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आत्मा है ना। जो आर्टिकल 19 है, जो भाग 3 में आता है, फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 9, नेहरू जी ने इसको आत्मा कहा है ना। और ऐसे ही आर्टिकल 32 है, ये भी फंडामेंटल राइट है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको आत्मा कहा है ना। और आर्टिकल 4 ग्रेटवेल ऑस्टिन है, इन्होंने इसको आत्मा कहा। तो ये सारे शब्द थे। उसके बाद में आप देखेंगे जो संविधान है, संविधान को व्याख्या और उसका जो संरक्षण है वो न्यायालय के द्वारा होता है। और एक न्यायपालिका व्यवस्था है, जैसे कार्यपालिका और विधायिका है, वहाँ से संसद से क्या वो कोई कानून अधिनियम पारित होता है बनने के बाद में, तो न्यायपालिका ये देखती है, उसका संरक्षण करती है कि कोई भी इलीगल कोई कानून ऐसा तो नहीं बन गया है जो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा हो, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, किसी व्यक्ति को चोट तो नहीं पहुंच रही है। ये सारे काम न्यायालय देखती है। अगर उसको लगता है इलीगल कोई कानून है तो उसको ये हटा देते हैं। न्यायपालिका को ये अधिकार है। और संशोधन और परिवर्तन की व्यवस्था देखी जाए तो ब्रिटेन से, आपको पता है ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली, पर लेकिन ब्रिटेन से एकदम अलग है हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है।
इसमें संशोधन का और परिवर्तन करने का भी इसमें वो दिया गया है राइट। इसमें अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत। इसमें संसद के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई कानून पारित कर सकते हैं, बिल जाके फिर अधिनियम बन जाता है वो, फिर उस कानून पारित हो जाता है वो और लोगों पे लागू हो जाता है। तो ये संसद की बात है, इसमें संशोधन हो जाता है। अब बात करेंगे प्रस्तावना का। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है और संविधान का दर्पण इसलिए कहा जाता है, आप देखेंगे अभी बताएंगे, फिर पूरा स्वरूप, पूरे भारतीय संविधान का स्वरूप झलकेगा इसमें। और निचोड़ है ये, हम भारत के लोग, है ना, ये बात की गई है जनता की बात की गई है, हम भारत के लोग या अथवा जनता के द्वारा। इसके स्वरूप की बात की जाए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अंतरनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, इन शब्दों की बात की गई है। इसमें स्वरूप इसका ऐसा है। इसमें उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य में न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय लोगों को मिलते हैं। साथ में स्वतंत्रता की बात की जाए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, उपासना की और विश्वास की और धर्म की, ये 5 प्रकार की है। जैसे कोई भी विचार है ना, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। ऐसे ही अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन की बात की जाए, मीडिया के माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, बता सकता है। ऐसी विश्वास की बात की जा सकती है ना। और जैसे केंद्र और राज्य है, और राज्य को केंद्र पे भरोसा है, विश्वास है कि सारी चीजें सही चलेंगी। ऐसे ही लोगों के बीच में विश्वास है और जो संघीय व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सारी चैन जुड़ी हुई है। विश्वास की भी बात की गई है इसमें। और धर्म की बात की गई है, अलग अलग धर्म, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना सकते हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ऐसी उपासना की बात की है, कोई भी पूजा अर्चना वगैरह कर सकता है। ये सारी चीजें स्वतंत्रता में ही आती हैं। समता की बात की जाए, प्रतिष्ठा व अवसर की समता है ना। कोई भी प्रतिष्ठा और अवसर का मतलब ये है, कोई भी नौकरी में जाता है, उसकी प्रतिष्ठा को लेके और उसके अवसर को लेके इसमें समता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ाने के लिए इसमें दृढ़ संकल्पित होकर, लोगों के द्वारा दृढ़ संकल्पित होकर इसमें अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये है आपका स्वरूप और उद्देश्य। भारतीय संविधान का जो दर्पण है, प्रस्तावना को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो आपको लग रहा होगा सारी चीजें इसमें आ गई हैं, सारे आर्टिकल आप पढ़ते हो, है ना। तो वो सारी चीजों का निचोड़ है ये। अब बात करेंगे हम संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन क्या हुए, है ना, उस संशोधन की बात करेंगे। तो ये बेरुवारी यूनियन भारत संघ का एक केस था, है ना, वर्सेस भारत संघ। ये 1960 में आया था और इसमें प्रस्तावना में संशोधन करने की मना कर दी थी, संशोधन नहीं होगा इसमें। तो ये भारत संघ बेरुवारी यूनियन में तब ये जीत गया केस, बेरुवारी यूनियन। तो इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया थी, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है ना। फिर उसके बाद में एक केस और आया, केशवानंद भारती, आपको पता होगा 1973 में ये भारत से हुआ और ये 1973 में आया। और आपको पता है ये बहुत फेमस केस रहा। अभी भारतीय संविधान में जो केशवानंद भारती जी की अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो ये केस इतना मजबूत रहा कि इसमें बोल दी गई कि इसमें आप भारतीय संविधान में इनके पक्ष में आया और ये इन्होंने कहा कि मूल स्ट्रक्चर में कोई संशोधन हो नहीं सकता है, लेकिन आप इसमें कुछ ना कुछ शब्द जोड़ सकते हैं, उसमें हटा नहीं सकते हैं। जो भी ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये सारी चीजें इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें से कोई शब्द हटा नहीं सकते हैं प्रस्तावना में। तो ये इनके पक्ष में आया केस, जीतने के बाद इसमें बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन हो सकता है। जगह नहीं है, आप समझ जाना पर, लेकिन मैंने जो बोला है ना, सारी बस ये है, आप इस चीज केस को ध्यान रखना। बेरुवारी यूनियन वर्सेस भारत संघ 1960 में हुआ था
और संशोधन नहीं हो सकता था पहले किसमें, प्रस्तावना में। लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ 1973 में आया और उसके बाद में संविधान में संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। क्या क्या शब्द थे उसमें मैं चर्चा कर दूंगा आपको। एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, है ना। तो उसके बाद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को, है ना। 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ये 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, आप याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पूछा गया है इसलिए, ठीक है ना। ये वाली बात तो हो गई आपकी प्रस्तावना से संबंधित। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की जो विशेषताएं, कुछ विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला है, आपको पता है। कठोर और लचीला होने के साथ साथ में और विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जो आपको पता है यूएसए का जो संविधान है 7 आर्टिकल में ही निपट गया है, सेक्शन है उसके, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना लंबा और भारत का संविधान है। भारत का संविधान काफी लंबा और लिखित संविधान है। इसमें और चर्चा करने के बाद में आप बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है इसमें, और आर्टिकल ये एक संशोधन हुआ था 1989 में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 61, है ना। आप याद रखना, ये 1989 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 61वां। उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को पहले 21 वर्ष थी, फिर उसके बाद में कितनी कर दी, 18 वर्ष। तो आप देखते हो जो पहले 21 वर्ष था, किसी को मत देने का अधिकार था 21 वर्ष, अब 18 वर्ष कर दी है। कब से, 1989, 61वां संविधान संशोधन था वो। उसके बाद में बात करेंगे आप पंथनिरपेक्ष राज्य, है ना। पंथनिरपेक्ष राज्य, सेकुलरिज्म स्टेट की बात करेंगे। और ये सेकुलरिज्म जो पंथनिरपेक्ष है, ये सारे शब्दों की चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा और विस्तार से आपको समझा दूंगा कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये इन शब्दों की मैं चर्चा कर दूंगा, है ना, उसकी टेंशन मत लो आप। आपात उपबंध की बात करें, आपात उपबंध जैसे 52, 56, 60 है, 352 आर्टिकल, 356, 352 और 360 राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और वित्तीय उपबंध है ये। और इसमें उसके बाद में आप देखेंगे स्वतंत्रता निकाय, है ना। निर्वाचन की बात करेंगे, भाग 15 में आता है, आपको पता है। इस निर्वाचन में 324 से 342 तक आता है ये। फिर उसके बाद में आप देखेंगे त्रिस्तरीय जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, जैसे संघ है, राज्य है और जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये त्रिस्तरीय है भारत की। और पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हमारे भारत में है त्रिस्तरीय। इसमें संघ भी आता है, आपको पता है ना, सेंट्रल भी आती है, स्टेट भी आता है और पंचायत राज। तो ये 3 लेवल पे काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी विशेषताएं मैं आगे जो भी लेक्चर आएंगे, जो आर्टिकल होंगे उनके माध्यम से आपको बताऊंगा। अब फंडामेंटल, इसकी बात करें, माइनॉरिटी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे आपसे। ये इसकी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में ये शामिल हैं। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है, संसद में कार्यपालिका, विधायिका 2 है ना। फिर उसके बाद में न्यायपालिका है, 3 स्तर में ये बांटी गई है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, न्याय विधायिका कानून बनाती है, फिर लागू करती है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में लोगों तक पहुंचाती है। ये कार्य तो संसदीय शासन प्रणाली के हैं। लेकिन कोई कानून जब हो जाता है, उसके बाद इलीगल कोई कानून लगता है, फंडामेंटल राइट को हनन पहुंचाते हैं, तो जुडिशरी बैठी है, न्यायपालिका देखती है। अगर लगता है कि हनन नहीं हो रहा है तो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग तो उसको वो लीगल ठहरा देती है, और नहीं तो फिर वो संशोधन करना पड़ता है। आपको पता है व्यवस्था है ही परिवर्तन की। उसके बाद में देखेंगे आप स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका भी व्यवस्था है इसमें। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे आप, इसमें मौलिक अधिकार हैं जो, है ना, भाग 3 में है। उसके बाद में डीपीएसपी की बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और ये 12 से 35 है ना। और ये 14, ये